बेटियां दुकान पर नहीं बैठती। हाँ भैया, ये लहंगा बिल्कुल नया डिजाइन है। हाँ भाई साहब, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दो। अरे देखो, रमेश की बेटी दुकान पर बैठी है। अब लड़कियां दुकानें भी चलाएंगी क्या? सही कहा बहन, बेटियां दुकान पर बैठेंगी तो घर का काम कौन करेगा? ये बात सिया और रमेश सुन लेते हैं और उनकी बात सुनकर सिया कहती है, चाची पढ़ाई भी की है और पापा के काम में हाथ बटाना भी जरूरी है। क्या बेटियां सिर्फ रसोई तक ही सीमित रहें? ये जरूरी तो नहीं। अगर व्यापार के काम में भी हाथ बटा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ये लो जी, देख लिया फर्क? कितना फर्क पड़ता है। देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चलने लगी इसकी। सिया बेटी, अब तुम घर जाओ। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कहा ना दादी के साथ घर जाओ। और हाँ, अब से दुकान पर काम करने के लिए आने की भी कोई जरूरत नहीं है। घर रहकर घर के कामकाज सीखो। और वैसे भी तो तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, नहीं तो हमारे यहाँ बेटियां दुकान पर कभी नहीं बैठती। चेहरा लटकाए वो बेचारी घर आ जाती है, जहाँ उसकी चाची उससे कहती है, जाके तू सब्जी काट दे, दुकान मेरा बेटा अर्जुन संभाल लेगा। लेकिन चाची, जब अर्जुन दुकान संभाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना। तभी अर्जुन आ जाता है। ये सब काम लड़कियों के नहीं होते, वो हम मर्दों के काम होते हैं। और मैं हूं ना ताऊ जी की दुकान संभालने के लिए, फिर टेंशन किस बात की है? सिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके घर में उनके चाचा चाची और उनका बेटा अर्जुन और छोटी बेटी पूनम रहते थे। उसकी चाची रोमा बड़ी ही चालाक थी। वो अक्सर अपने बेटे को उस दुकान में जानबूझकर भेज देती थी। रमेश भी उसको अपने बेटे की तरह ही रखते थे। रमेश ज्यादातर कपड़ों की दुकान पर ही बैठता, इसलिए किराने की दुकान पर अपने भतीजे को बिठाने लगा। अपने पीछे से दुकान की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर ही छोड़ देते थे। फिर एक रोज, जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? 10 किलो आटा चाहिए और 5 किलो चावल। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन 10 किलो आटा और 5 किलो चावल तोल कर लाता है। 500 आटे के हो गए और 250 चावल के। क्या? लेकिन इतने पैसे क्यों? पिछली बार तो आटा 400 का दिया था रमेश भाई साहब ने और चावल 200 के। अरे अंकल, अब महंगाई बढ़ गई है, इतने की तो हमारी खरीद नहीं है। वो औरत अर्जुन को ज्यादा पैसे देकर चली जाती है, जिसमें से अर्जुन बाकी पैसे तो गले में डाल देता है, लेकिन ऊपर की कमाई के 150 रुपए अपनी जेब में। अच्छा है जो बड़े पापा सिया दीदी को दुकान में नहीं बैठाते, वरना मेरा तो नुकसान ही हो जाता। यहाँ अर्जुन अपने बड़े पापा की दुकान में घपले कर रहा था। फिर अगले दिन जब अर्जुन अपने चाचा की दुकान पर जाता है तो देखता है, दुकान में तो बहुत सारी चीनी के कट्टे रखे, इनमें से एक कट्टा चीनी का बेच देता हूँ। अर्जुन चीनी का एक कट्टा छुपा कर रख देता है और बाद में दुकान बंद करके एक हलवाई की दुकान पर बेच देता है। जैसे अर्जुन हलवाई से पैसे ले रहा था, तभी सामने से आती सिया उसको देख लेती है। अरे अर्जुन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अर्जुन सिया को देखकर हड़बड़ा जाता है। अरे सिया दीदी, आप यहाँ पर? आप तो दादी के साथ डॉक्टर के पास गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन डॉक्टर की दुकान बंद थी और घर पर बुआ जी आई है, उनके लिए समोसे लेने आई थी। लेकिन तू मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहा है? अरे नहीं तो दीदी, आज तो मैं बाल बाल बच गया सिया दीदी के हाथों से। और ऐसे ही एक दिन रोमा अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? आज मेरा मन बाहर घूमने का कर रहा है, तो सोचा बाजार से सब्जी ही ले आऊं। अगर ये सब्जी लेने चली गई तो इनको पता चल जाएगा कि मैं सब्जी में पैसे बचाती हूँ। तभी रोमा अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, आपका बाहर ही जाने का मन है तो आप मंदिर चली जाओ, सब्जी मैं लेकर आ जाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? आप मुझे पैसे दे देना। रोमा के कहने पर उसकी जेठानी उसको सब्जी के लिए 800 रुपए दे देती है। फिर वो मंदिर चली जाती है और रोमा बाजार चली जाती है। भैया, ये आलू कैसे दिए? बहन जी, 100 के 5 किलो। नहीं भैया, मैं तो 100 के 8 किलो लूंगी, देना है तो दो। ठीक है बहन जी, ले जाओ। इस तरह रोमा सब्जी के मोल भाव करके हर बार की तरह इस बार भी सब्जी में से पैसे बचा लेती है। और कुछ दिन बाद अर्जुन के पास एक फोन आता है। अरे हाँ, मैंने 5 किलो बेसन और 10 किलो तेल सब निकाल कर रख दिया, शाम को लेता आऊंगा। अर्जुन 5 किलो बेसन और 10 किलो तेल बाहर बेच देता है और सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है। कई महीनों से ऐसे ही चलता रहा था। तभी एक दिन रमेश दुकान के गल्ले से पैसे लेकर घर आकर सिया को उसके कॉलेज की फीस देता है। ये लो सिया बेटी, तुम्हारी कॉलेज की फीस। मगर पापा, ये तो 5,000 ही है, मुझे तो 10,000 चाहिए थे। हाँ मुझे पता है, लेकिन अर्जुन ने बताया था कि आज दुकान पर सामान वाला डीलर आया था, तो सारे पैसे उसको दे दिए। मैं कुछ दिन बाद तुम्हें और पैसे दे दूंगा। ये बात सिया को कुछ हजम नहीं होती। पापा तो कह रहे थे उन्होंने 1 हफ्ते से गल्ला देखा नहीं और 1 हफ्ते में जो भी आमदनी हुई सारी डीलर ले गया।
लगता है ये अर्जुन दुकान में कुछ गड़बड़ कर रहा है। वही अर्जुन मन ही मन खुश हो रहा था। बड़े पापा ने एक भी बार मुझे ये नहीं पूछा एक हफ्ते में कितनी आमदनी हुई और कितने पैसे डीलर को दिए। शाबाश अर्जुन बेटा। ऐसे ही अर्जुन और उसकी माँ रोमा मिलकर दोनों घपला करते रहते थे। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रमेश दुकान पर बैठा था। उसको याद आता है कि उसको दुकान के काम से बाहर जाना है। तभी दुकान पर सिया खाना लेकर आती है। ये लो पापा आपका खाना। अरे बेटा अभी खाना खाने का समय नहीं है। डीलर आज दुकान पर सामान देने नहीं आएगा, मुझे ही उनके गोदाम पर जाना होगा। और ये अर्जुन भी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो कोई बात नहीं पापा, मैं दुकान पर बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी उधार लेकर जाए उसे खाते वाले रजिस्टर में लिख देना। ऐसे बोलकर रमेश चला जाता है और एक ग्राहक उधार सामान लेकर जाता है। उसे सिया रजिस्टर पर लिखती है जहाँ वो देखती है। पापा ने तो कहा था आजकल दुकान काफी दिन से मंदी चल रही है, लेकिन पुराना स्टॉक भी सारा खत्म हो गया और आज पापा और स्टॉक लेने गए। जब पुराना सामान सब बिक गया तो सारे पैसे कहाँ गए? इसका मतलब मेरा शक अर्जुन पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन शक तो मुझे चाची पर भी है। अर्जुन का घपला तो रिया ने दुकान पर पहले ही पकड़ लिया, पर जब घर जाकर खर्चे का हिसाब लगाया तो उसकी चाची उसके घर के खर्चों में घपला कर रही थी। वो भी सारा उसके सामने आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों माँ बेटा पैसों का झोल करते हैं। आने तो शाम को सबको इसकी हकीकत बताती हूँ। ये देखिए पापा, दुकान में जितना भी सामान अब तक आया है उसकी 50% ही रजिस्टर में एंट्री है। बाकी सामान की न बेचने की एंट्री और न ही दुकान में वो सामान है। मैंने जो हिसाब जोड़ा है पूरा 20,000 का घपला हुआ है महीने में। अब आप खुद ही देख लीजिए पापा, जब भी आप गल्ला देखते हो तो उसमें 2-3 हजार से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे आपको। ये सारा घपला अर्जुन का किया हुआ है। और तो और पापा, चाची भी मम्मी को पागल बनाकर खूब पैसे हड़पती है। रमेश सिया की सारी बातें समझ जाता है और गुस्से में अर्जुन से कहता है, तुम्हें मेरी दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मेरी बेटी ही दोनों दुकान संभालेंगी। अरे बड़े पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चुप करो नालायक, तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा था मैंने और तुम माँ बेटों ने ये सिला दिया। हाँ, अब से रमेश अपनी बेटी को दुकान पर बिठाने लगा और दुकान का सब लेखा जोखा सब सिया के हाथों में दे दिया। रोमा और अर्जुन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सुनीता जल्दी जल्दी अपनी मालकिन जया के घर की ओर बढ़ रही थी। पिंकी बेटा, थोड़ा जल्दी चल, मालकिन गुस्सा करेंगी। पहले ही मुझे काम पर लेट हो गया है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई। अरे ये ले, तू मेरी पहन ले, मैं नंगे पैर चल लूंगी। लेकिन माँ, धूप में तो आपके पैर भी जल जाएंगे। सुनीता ने अपनी चप्पल पिंकी को पहनने के लिए दे दी और वो खुद नंगे पैर तेज तेज चलकर मालकिन के घर पहुंची। पर जैसे ही उसने घंटी बजाई, मालकिन ने दरवाजा खोलकर बिना कुछ पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई आने का समय है या नहीं है तेरा? 11 बज रहे हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि आज शॉपिंग के लिए मॉल जाना है। मैंने तुझे साथ लेकर जाना था ताकि तू वहां पर सामान की देखभाल कर ले, और इसे क्यों साथ में लटका कर ले आई है? मालकिन, वो मेरे पति शहर से बाहर गए हैं। आज इसकी इतवार की स्कूल की छुट्टी थी। घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। मम्मी, शॉपिंग के लिए चलो ना, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए। अब वो बर्थडे वाले दिन ही आएंगे, उससे पहले आप कम से कम मुझे शॉपिंग तो करवा दो। हाँ हाँ, चल रही हूँ। ये महारानी सुनीता अब आई है, इसी का इंतजार कर रही थी। चल अब खड़ी क्यों है? मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवा रही हूँ। पूर्वी बेटा चलो। और सुन सुनीता, घर को लॉक कर अच्छे से। और ये तू नंगे पैर क्यों है? तेरी चप्पल कहाँ है? वो मालकिन, पिंकी की चप्पल रास्ते में टूट गई थी तो मैंने इसे अपनी पहनने के लिए दे दी। कितनी बड़ी चप्पल पहनी है इसने। पूर्वी पिंकी का मजाक उड़ाने लगी। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर मॉल पहुंचती है। देख सुनीता, ये मॉल है, कोई हमारा घर नहीं है। तू अपनी बेटी को संभाल कर रखना। अगर इधर उधर खो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, समझी? इसको बोल एक जगह बैठी रहेगी। पूर्वी बेटा, पहले तुम्हें दिलवा देती हूँ, उसके बाद में पसंद कर लूंगी। ओके मम्मी। पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए बार बार ट्रायल रूम में आ जा रही थी। पिंकी भी उसे नए नए कपड़े पहनते देख रही थी। उसने 1-2 बार उन कपड़ों पर हाथ लगा दिया जो कपड़े पूर्वी के ट्राई करने के लिए जया ने निकाले थे। ओ शैतान लड़की, ये क्या कर रही है? अपने गंदे हाथों से ड्रेस खराब मत कर। पता है ना पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई है। तेरे मैले हाथ अगर ड्रेस पर लग गए और हमने यही ड्रेस खरीदनी होगी तो तू तो ड्रेस गंदी कर देगी। हटा, हाथ दूर रह। सुनीता, मैं तुझे इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तेरी बेटी यहाँ पर परेशान करे। हाँ पिंकी बेटा, वहां बैठ जाओ, मालकिन गुस्सा करेंगी। माँ, मुझे भी ड्रेस लेनी है। हाँ बेटा, जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगी। ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए अमीर घर में पैदा होना पड़ता है, अमीर की बेटी बनना पड़ता है। पर तुम हो गरीब, गरीब की बेटी हो।
इसलिए तुम्हारे लिए ये कपड़े नहीं बने हैं, समझी? सुनीता, बच्चों से सच कहना सीख। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो वहां नौकर थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद पूर्वी अपने लिए ड्रेस पसंद कर लेती है। उसके बाद जया अपने कपड़े पसंद करके ट्रायल रूम में जाने लगती है। सुनीता, पूर्वी का ख्याल रखना, मैं जरा ड्रेस चेक करके आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना ध्यान अपनी बेटी में लगाए। मम्मी जल्दी आना, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता, जरा मेरा बैग पकड़ना। आई मालकिन। मम्मी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएंगी। एक काम करती हूँ, मैं मॉल में खुद ही आइसक्रीम ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मिलेगी। पिंकी चल मेरे साथ, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता जया का बैग पकड़ने के लिए चली जाती है। इतनी देर में पूर्वी पिंकी को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। अरे मुझे तो वॉशरूम जाना है पिंकी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर आइसक्रीम लूंगी। पूर्वी वॉशरूम चली जाती है। अचानक मॉल के उस एरिया में आग लग जाती है। सब लोग भागने लगते हैं। आग? पर पूर्वी तो वॉशरूम के अंदर है। पूर्वी, बाहर सब लोग भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाहर आग लग गई है। पागल है क्या? ऐसे आग नहीं लगती, अभी आ रही हूँ। पूर्वी वॉशरूम में ही रहती है। उधर जया और सुनीता उन्हें ढूंढ रही थी। पूरे मॉल में आग की खबर फैल जाती है और भगदड़ मच जाती है। बेटा ये लो, ये कंबल ओढ़कर बाहर चलो, मैं भी इसे ओढ़कर आग से बाहर जा रही हूँ। इस कंबल में आग नहीं लगेगी, हमें मॉल की नीचे वाली मंजिल पर जाना है। वो औरत वॉशरूम में सफाई का काम करती थी। उसके पास 2 कंबल थे। उसने एक कंबल पिंकी को दे दिया और वहां से चली गई। पूर्वी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने आग देखा और वो घबरा गई। यहाँ तो सचमुच आग लगी है, मुझे मॉम के पास जाना है। पूर्वी एक काम करो, ये कंबल ओढ़ लो, वो आंटी कह रही थी इससे आग नहीं लगेगी। अगर मैं ओढ़ूंगी इसे तो तुम क्या लोगी? कोई बात नहीं पूर्वी, तुम ओढ़ लो, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। फिर तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो? मेरा जन्मदिन कभी नहीं आता, इसलिए मुझे चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं। उस समय पिंकी भले ही उम्र से मासूम थी, पर उसकी बातों में बहुत ही अपनापन और बड़प्पन था। पूर्वी वो कंबल ओढ़ लेती है और पिंकी के साथ आग से बचकर बाहर आ जाती है। पिंकी के हाथ और बाल थोड़े जल चुके थे। पूर्वी बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये कंबल तुझे किसने दिया? मम्मी, पिंकी ने कंबल मुझे दिया। उसने कहा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे चोट न लगे, क्योंकि पिंकी का जन्मदिन कभी नहीं आता। मम्मी, पिंकी को देखो, चोट लग गई। पिंकी मेरी बच्ची। बड़ी बहादुर बच्ची है, देखो तो खुद को जला लिया पर अपनी सहेली को कुछ नहीं होने दिया। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर पिंकी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। पिंकी को ज्यादा चोट नहीं थी, बचाव हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने पट्टी बांधकर और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। जया यही सोचती रही कि वो कितनी गलत थी। वो गरीब और अमीर में कितना फर्क करती थी, सुनीता और उसकी बेटी से कितनी घृणा करती थी। पर आज पिंकी ने पूर्वी की जान बचाई। जया को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने व्यवहार को बदलती है। कुछ दिन बाद पूर्वी का जन्मदिन था। जया ने पिंकी को भी नए कपड़े और नए शूज और चप्पल खरीद कर दिए। नए कपड़े और नए शूज चप्पल पाकर पिंकी बहुत खुश थी। पिंकी भी पूर्वी और उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे को खूब एंजॉय करती है।